आज की जो वीडियो है, मैं गुजारिश करूंगा, आज की जो मैं कहानी लेकर आपके बीच आया हूं, गुजारिश करूंगा कि इस कहानी को बच्चे ना देखें। क्योंकि मेरी जो ये यूट्यूब पर फैमिली है, लगभग 48,000 से ऊपर की फैमिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आज की कहानी मत देखिएगा। फिर कभी मैं रोजाना कहानी लाता हूं, सच्ची घटनाओं पर आधारित। फिर कभी आप देखिएगा, लेकिन ये कहानी मत देखिएगा। एक आर्मी से रिटायर ऑफिसर डीआरडीओ में नौकरी करता है। अचानक वो अपने त्योहार मनाने के लिए घर पर आता है। घर पर आने को जब आता है तो उसकी पत्नी से कहासुनी होती है, जिस कहासुनी में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपनी पत्नी का गला घोंट देता है और उसकी मृत्यु कर देता है। यहीं तक नहीं ठहरती बात, वह अपनी पत्नी को, जिसका नाम माधवी था, उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको 72 घंटों तक कुकर में उबालता है। फिर एक नदी में, एक तालाब में जाकर उसको फेंक देता है। हड्डी जो थी उनको भी मूसली से कूटकर और ग्राइंडर में ग्राइंड करके बारीक पीसने के बाद उसे भी नदी में डाल देता है। आखिर क्यों करना, क्यों किया था उसने ऐसा ये कांड, क्यों ऐसी घटना को अंजाम दे रहा था? तो आज पूरी कहानी सिलसिलेवार मैं आपको सुनाऊंगा। कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि ये जो आर्मी ऑफिसर है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या उसका ऐसा करना सही था? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। तेलंगाना, भारत में एक राज्य है तेलंगाना, उसका ही एक जिला पड़ता है हैदराबाद। हैदराबाद में एक परिवार रहा करता था जिसका नाम था गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी और दो बच्चे। गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में था। इंडियन आर्मी में जॉब करने के बाद उसने एक जगह और जॉब करी, उसके बाद वो डीआरडीओ में जाकर जॉब करने लगा। डीआरडीओ हमारे देश की एक ऐसी कंपनी है जहां पर खुफिया, जो भी डिफेंस की खुफिया राज होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी जांच पड़ताल करती है। डीआरडीओ में जब जॉब कर रहा था तो घर वालों को लगा, गुरुमूर्ति के घर वालों ने कहा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम होता है माधवी। गुरुमूर्ति को माधवी पसंद आ जाती है। सन 2012 में माधवी की और गुरुमूर्ति की शादी हो जाती है। अच्छा खासा परिवार, परिवार में खुशहाली। माता पिता को भी, माधवी के माता पिता जो थे उन्हें भी ये लग रहा था कि दामाद बहुत अच्छा है, बेटी का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए वो भी दिन में एक दो बार माधवी से बात किया करते थे। बात करते करते 2012 से 2025 आ जाता है। जनवरी का महीना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी में हमारे उत्तर भारत में एक त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति, 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी को हमारे यहाँ तो एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन साउथ में जो है इस त्योहार को पोगल कहते हैं। पोगल वहां का एक ऐसा त्योहार है जिसे लगभग 5 से 6 दिन मनाया जाता है। और इस त्योहार पर जो महिलाएं होती हैं वो अपने मैके जाती हैं, वहां पर यह त्योहार मनाती हैं। और जो पुरुष होते हैं, अगर अलग अलग नौकरी पर हैं, तो वो भी अपने घर आ जाते हैं त्योहार मनाने के लिए। ऐसे ही माधवी की जो माता थी, उसकी 16 जनवरी को माधवी से बात होती है सुबह को। उसके बाद जब वो फोन लगाती हैं तो माधवी का दोपहर को फोन नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद और ट्राई करती हैं, फिर भी स्विच ऑफ बताता है। फिर अगले दिन फोन करती हैं, फिर भी स्विच ऑफ बताता है। वो अलग अलग समय पर फोन कर रही थी माधवी की माँ, लेकिन माधवी का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद माधवी का जो पति थे गुरुमूर्ति, उनको फोन लगाया जाता है, और माता, उनकी जो माधवी की माँ थी, वो पूछती हैं कि माधवी का फोन नहीं लग रहा है, क्या वो ठीक है? इस पर गुरुमूर्ति जो था वो कहने लगता है कि हाँ माधवी जो है, मैं आया था, माधवी से मेरी कहासुनी हो गई। वो पोगल वाले दिन जिद कर रही थी कि मुझे मैके जाना है। मैंने मना किया कि बच्चे मौसी के यहाँ गए हुए हैं पोगल मनाने के लिए, और तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इस बात पर लेकर झगड़ा हो गया तो वो घर छोड़कर चली गई। माधवी की भी माँ को लगता है कि आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है। अब
16 तारीख से 18 तारीख आ जाती है, 19 तारीख आ जाती है। माधवी की मां अपने पति से कहती है कि 2 दिन हो गए हैं और माधवी का कोई फोन नहीं लग रहा, उसका अता पता नहीं है, हमको चलकर देखना चाहिए। इस पर जो माधवी के पिता थे वो भी कहते हैं कि हाँ, ऐसा ना हो कोई घटना उसके साथ घट गई हो। तो माधवी की जो माता पिता थे वो गुरु कृपा के घर आ जाते हैं, गुरु मूर्ति के। वहां आकर पूछते हैं तो गुरु मूर्ति जो है, जो कि माधवी का पति था, वो अपने सास ससुर से वही बात दोहराता है फिर से कि मैं 14 जनवरी को यहाँ पर आया था, माधवी ने जिद करी घर जाने की, मैंने उससे मना किया तो लड़ाई झगड़ा करके वो घर से चली गई। काफी ढूंढते हैं, माधवी के जो माता पिता थे वो ढूंढने जाते हैं, उनके साथ गुरु मूर्ति भी जाता है और वैसे ही वो ढूंढता है जैसे कि माधवी के माता पिता ढूंढ रहे थे। लाख ढूंढने के बावजूद भी माधवी का कोई पता नहीं चल रहा। फिर हार थकने के बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर जाकर सारी जो बातें थी उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे। तो पुलिस वाले सबसे पहले गुरु मूर्ति से ही पूछताछ करते हैं। गुरु मूर्ति फिर उन्हें यही बात बताता है जो उसने पहले अपने सास ससुर को बताई थी, यानी माधवी के माता पिता को। अब पहले तो पुलिस इसको बहुत हल्के में लेती है कि गई है, लड़ाई झगड़े की बात है, किसी सहेली के यहाँ होगी या कहीं चली गई होगी तो आ जाएगी। लेकिन जैसे ही 5-6 दिन का समय बीतता है, अब 14 तारीख से लेकर 22 तारीख आ जाती है, लेकिन माधवी का अभी तक कोई पता नहीं। माँ बाप और जो पति देव वो गुरु मूर्ति था, वो फिर से एक बार जाता है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब जैसे ही 6-7 दिन का नाम आता है, पुलिस फिर से हरकत में आ जाती है कि भाई अगर उसे कहीं सहेली के यहाँ जाना होता, कहीं ना कहीं अपनी माँ से तो कांटेक्ट करती या पिताजी से तो कांटेक्ट करती, अन्य किसी व्यक्ति से तो कांटेक्ट करती। आखिरकार माधवी गई तो गई कहाँ। अब पुलिस अब हरकत में आ जाती है। पुलिस सबसे पहले जाकर जो उसके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे वो निकलवाती है। तो सीसीटीवी फुटेज में आता है कि माधवी घर से निकली है और वापस फिर से अपने घर में गई है, लेकिन जैसे ही घर में गई है उसके बाद वो घर से नहीं निकली। अब पूरी पुलिस फोर्स की एक टीम माधवी के पति के घर पहुंचती है, गुरु मूर्ति के पास। वहां पर जाकर छानबीन करती है तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता उसको जो कि शक पैदा करे कि हाँ, यहाँ पर माधवी है या माधवी के साथ क्या हुआ। ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन में चीज नहीं मिलती। हार थककर पुलिस वापस अपनी पुलिस स्टेशन आ जाती है और दोबारा से गुरु मूर्ति को बुलाती है। गुरु मूर्ति से फिर एक बार बातचीत हो जाती है। इस बार लगभग इस तरीके से गुरु मूर्ति से 5-6 बार पुलिस यहाँ पर बातें करती है। बातें करने पर जब पुलिस को लगता है कि गुरु मूर्ति जो है अपने हर बयान में अदल बदल कर रहा है, तो पुलिस को यहां से थोड़ा सा खटका हो जाता है। अब पुलिस चाहे तो शमशान से भी, लाश से भी सच उगलवा ले। अगर 7 समंदर पार भी चला जाए आदमी, जमीन के नीचे बढ़ जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि पुलिस अगर अपनी सी पे आ जाए तो वहां से भी आरोपी को निकाल लाती है। अब पुलिस ने गुरु मूर्ति से फिर अपने तरीके से, जो उनका तरीका होता है, उससे पूछा तो गुरु मूर्ति वहां पर टूटता है। टूटने के बाद वह पुलिस से बोलता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं बताता हूं कहां पर है माधवी। पुलिस को लेकर जैसे ही घर जाता है, पहले किचन में ले जाता है और वहां पर एक कुकर रखा हुआ था। कुकर को देखकर कहता है कि माधवी यहां आई थी और इस कुकर के जरिए बाहर चली गई। अब पुलिस वाले भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये बोल रहा तो क्या बोल रहा है, इसका माइंड तो अपसेट नहीं है, ये पागल तो नहीं हो गया भाई। कुकर के जरिए कोई भी महिला ऐसे कैसे बाहर चली जाएगी। फिर किचन से निकलता है, बाथरूम में चला जाता है। किस माधवी किचन से निकलकर यहां आई थी। अब पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाहता है। पुलिस वाले फिर से अपना वही हथकंडा अपनाते हैं। तो वो बताता है, जब पुलिस वाले उस
उसको अपने तरीके से थोड़ा सख्ती से पूछ रहे थे। तो गुरु मूर्ति ने बताया कि जब मैं 14 जनवरी को घर पर आया, तो घर पर आने के बाद माधवी मुझसे जिद करने लगी कि मुझे घर जाना है पोगल मनाने के लिए। और मैंने उससे कहा कि बच्चे भी घर पर नहीं हैं, मौसी के यहाँ गए हुए हैं, क्योंकि मौसी जो उसकी उसी शहर में रहती थी जिसमें माधवी रहती थी। और तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इस बात पर हमारी कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैंने माधवी का गला दबाया और मुझे नहीं पता उसकी कब मृत्यु हो गई। इस बीच में मैं बाहर चला गया। माधवी जो है फर्श फर्श पर लेटी हुई थी। मैं एक डेढ़ घंटे बाद आता हूँ, फिर भी वो ऐसी लेटी हुई। मैंने सोचा कि बहाने बना रही है, ड्रामे दिखा रही है। मैं फिर से बाहर चला गया। फिर से मैं एक दो घंटे बाद आया तो वो वहां पर लेटी हुई थी। फिर मुझे कुछ डाउट सा हुआ। मैंने उसकी जो है सांस देखी और नब्ज देखी, तो मुझे ये लगा कि साथ माधवी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं घबरा गया। मैं घबरा कर यही सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया है, और अब इस लाश को मैं क्या करूं। अगर बाहर ले जाता हूं तो लोग बाग देखेंगे और मैं मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए उसके दिमाग में एक वो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो देखता है लाश को ठिकाने लगाने का तरीका, जिससे वह उस लाश को बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाकर लाश के अलग अलग बारीक छोटे छोटे टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद अब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं इसे ज्यादा देर तक रखूंगा तो इसमें से बदबू आने लगेगी और मेरा जो राज है ये खुल जाएगा। उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना मैं इसे कुकर में उबाल दूं। कुकर में जब तक ये उबलेगा तो जब तक बदबू नहीं आएगी। वह उसके टुकड़े कुकर में रखकर लगभग 72 घंटे तक, यानी 3 दिन, उसके टुकड़ों को कुकर में उबालता है। और जो हड्डियां थी उनने फिर हड्डियों के बारे में देखा तो उसे जो है एक मूसली होती है लोहे की, जो होती है जिससे हम मसाला वगैरह कूटते हैं, पहले जमाने में ओखली बोल देते थे, उससे उनको बारीक कूटता है। फिर ग्राइंडर में ग्राइंड करता है और धीरे धीरे करके दोनों चीजों को पन्नी में करके, जिससे किसी को शक ना हो, किसी को ये भी ना लगे कि ये लाश ले जा रहा, धीरे धीरे करके पास में ही एक नदी थी, एक झील थी, उसमें जाकर बीच में उन्हें डाल देता, जिसमें बहुत सारी मछलियां भी थी। इस तरीके से पूरा का पूरा जो लाश थी, जो टुकड़े थे बॉडी के और जो हड्डियां थी, वो उस झील में जाके डाल देता है। अब पुलिस बड़ी हैरान कि कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है कि इस तरीके की सोच उसके दिमाग में आ जाए और इस तरीके की घटना को वो अंजाम दे सके। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। डॉग स्पॉट को मंगाया जाता है, फॉरेंसिक टीम आती है। लेकिन 16 से लेके 18 तारीख तक, जब इसने इस घटना को अंजाम दिया था, जब 18 तारीख में इसके जो माधवी थी, इसके माता पिता आते हैं अपनी बेटी के यहाँ पर ढूंढने के लिए, उससे पहले ही इसने सारा कुछ धो धाकर, मिक्सी, कुकर, घर वर सब धो धाकर सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब फोरेंसिक टीम जो है जांच करती है, लेकिन उसको वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाता जिससे वो सबूत इकट्ठा कर सके, जिससे पता लग सके कि हाँ, गुरुमूर्ति ने ही अपनी पत्नी का यहाँ पर कत्ल किया है। अब फोरेंसिक टीम को जब घर पर कुछ नहीं मिलता तो वो झील की तरफ जाती है। झील में गोताखोरों को उतारा जाता है, लेकिन वहां से भी वो निराशा ही मिलती है उनको। जब निराशा मिलती है, क्योंकि हालांकि उसमें जो है बहुत सारी मछलियां थी, हो सकता है मछलियां जो है जो उसके टुकड़े थे बॉडी के उनको खा गई हों, तो अभी तक इस जो घटना है, इस घटना में कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है पुलिस। जैसे ही कोई इसमें नई अपडेट आती है मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तो ये थी आज की कुकर कांड, कह सकते हैं कुकर कांड वाली, तेलंगाना के बने हैदराबाद जिले से एक सच्ची कहानी, जो कि गुरुमूर्ति और माधवी की थी। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग गुस्से में कभी सोच भी नहीं पाते कि हम करने क्या जा रहे हैं, और हमारे से बहुत बड़ी घटना घट जाती है जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हालांकि गुरुमूर्ति अभी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को यह भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है गुरुमूर्ति हमसे कुछ छुपा रहा हो, इसने नदी में न डालकर वो कहीं और छुपाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गुरु मूर्ति जो है उसका दिमागी संतुलन खराब है, वो हमसे कुछ गलत बोल रहा है। तो अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
पुलिस जो है सच्चाई का पता लगा रही है। जैसी कोई नई अपडेट इसके बारे में आएगी मैं आपके बीच जरूर रखूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और कहानी खत्म करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है कि किसी भी गलत काम को करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है, ताकि आपसे कोई क्राइम ना हो, आप सेफ रहें। और ये थी आज की सच्ची कहानी। तो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।